नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मर्चेंडाइज स्टोर आपण पर जाएं और दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट एट पुणे 8 फरवरी पर रजिस्टर कराने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें। खबर यह है कि भारत बांग्लादेश को चावल भेज रहा है और बांग्लादेश के समाचार पत्रों ने आज यह प्रमुखता से छापा कि 25,000 टन चावल वहाँ पहुँच रहा है और संभवतः जब तक मैं ये वीडियो लोड करूँ तब तक वो पहुँच चुका होगा। 25,000 टन चावल भारत ने बांग्लादेश को भेजा। अब इसमें दो तरह के मत हैं, दोनों तरह के मतों को हम जरा देखते हैं। एक तो मत वो है कि भाई यही भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी की कड़ी आलोचना करती है कि उन्होंने चीन को तिब्बत में, जब चीन ने तिब्बत पर हमला करके और तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया, तब उनके पास वहाँ खाने पीने का कोई सामान नहीं था, लॉजिस्टिक्स नहीं थी, तो नेहरू जी ने भारत से उनको चावल भेजा उनके ही अनुरोध पर। और ये जो है ये आपके नाथुला से चावल गया और लेह आपके तिब्बत की राजधानी लासा, और फिर लासा से जो चीनियों ने अपने हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये कहा जाता है कि साहब कि तिब्बत को चीन के अधीन बनवाने में नेहरू जी का हाथ है। यदि नेहरू जी चाहते और इनको लॉजिस्टिक्स ना भेजते तो ये वहाँ ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते थे और इनको तिब्बत छोड़कर भागना पड़ता। इसमें कुछ सत्यता भी हो सकती है और हो सकता है कि भाई हम नहीं भेजते तो फिर चीन जो है वो कुछ और इंतज़ाम करता है, लेकिन ये अवश्य है कि हाँ उनको कठिनाई तो होती। और चूँकि नेहरू जी ने यह तय कर रखा था कि भाई वो तिब्बत के बिहाफ पे लड़ाई नहीं करेंगे, तो ये भेजते या ना भेजते पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता, बड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात अवश्य है कि हम लोग और स्वयं भारतीय जनता पार्टी ये लगातार नेहरू का ये मजाक उड़ाते हैं कि भैया देखो जरा नेहरू की क्या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, कैसा बेवकूफ़ आदमी है कि जिसने अपने दुश्मनों को, जो कि हमारी एक फ्रेंडली कंट्री को ऑक्यूपाई करने चला आया, उनको आपने रसद भेज दी। जो ये बांग्लादेश में किया जा रहा है क्या ये नहीं है ऐसा? क्योंकि बांग्लादेश तो रोज़ अल्टीमेटम दे रहा है। उसने आपसे शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन मांग लिया, वो भी कैसे, बिना किसी पेपर फॉर्मेलिटी के और खाली एक नोट वर्बाल से। अब कह रहे हैं कि साहब कि हम दूसरा और कड़ा नोट भेज देंगे और इसी तरह से नोट भेज के, यानी वो करेंसी नोट नहीं, यही वाले नोट वर्बाल अल्टीमेटम कह रहे हम भेज देंगे और आप जो है तुरंत हसीना को यहाँ ट्रांसफ़र कीजिए वगैरह वगैरह। और उसके अलावा जब उनके चीफ एडवाइज़र के एडवाइज़र हैं वो अलग अलग तरह के मैप छापते रहते हैं, फिर बाद में अपने ट्वीट को डिलीट कर देते हैं, माफ़ी नहीं मांगते। बाकी जितनी तरह के नमूने वहाँ हो सकते हैं आतंकवादी, उन सबको छोड़ा जा रहा है। उनमें से अधिकतर आतंकवादी भारत विरोधी हैं। वहाँ 40 टन RDX आ रहा है, 40 टन RDX गायब हो जा रहा है। वो गायब होकर बताया जा रहा है कि तरह तरह के जो वहाँ जिहादी पंछी हैं, अलग अलग तरह के जो चिड़ियाघर के जंतु हैं, उनको सबको दे दिया गया है, बांट दिया गया है उनमें, और उनमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तो इसको लेके उनमें आपस में झगड़े भी हो रहे हैं। अब ये भी बताया जा रहा है कि साहब की वो जो अराकान आर्मी है जिसके साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत उनको सपोर्ट भी कर रहा है और भारत की सपोर्ट से ही उन्होंने पूरा जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो क्लोज़ कर दिया है। तो बांग्लादेश आज की डेट में अंडर सीज है। क्यों? क्योंकि 271 किलोमीटर केवल उसका म्यांमार से खुला हुआ था, बाकी पूरा का पूरा जो है वो भारत से घिरा हुआ है और कोई उनके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं, कहीं से किसी तरह का और थल मार्ग से कुछ भी किसी भी प्रकार की सहायता मांगने का कोई जरिया नहीं। तो ये जो चावल भेजा गया है इसके लिए जो दूसरा एक हमारे यहाँ विद्वान वर्ग है वो कह रहा है कि नहीं ये बहुत ठीक किया है कि ये भी आपने उनको चावल भेज दिया है। कि देखिए जब श्रीलंका में क्राइसिस आई थी तो श्रीलंका को भी हमने, यद्यपि श्रीलंका की जो सरकार थी वो हमारे विरोध में थी,
लेकिन श्रीलंका को भी हमने सहायता भेजी थी, तो उस सहायता से श्रीलंका ने सेंटिमेंट जो है वो हमारे फेवर में परिवर्तित हो गया, और आज जो श्रीलंका है वो पूरी तरह से हमारे भरोसे बैठ गया है। मालदीव के बारे में भी यही कहते हैं कि साहब देखिए कि मालदीव को हमने जो है वो बहुत हार्श ट्रीटमेंट नहीं दिया, उनका टूरिज़्म तो हमने समाप्त कर दिया, लेकिन हार्श ट्रीटमेंट नहीं दिया, ऐसा कहते हैं। और इसलिए जो देखिए मालदीव जो है वो चीन की गिरफ्त से निकल के वापस हमारे पास आ गया। तो इसी तरह से बांग्लादेश भी हमारे पास आ जाएगा। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है वो जनता के साथ रखना आवश्यक है। अफ़गानिस्तान का भी एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए अफ़गानिस्तान को हमने गेहूँ भेजा, क्योंकि वो गेहूँ खाने वाले लोग हैं, तो वहाँ उनको जब गेहूँ भेजा तो देखिए तालिबान जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। अब ये जो पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनका यदि मैं विश्लेषण करूं तो इनमें एक फंडामेंटल फ्लॉ है, और वो फंडामेंटल फ्लॉ ये है कि भाई ऐसा है कि ये बांग्लादेश वाले जो हैं और जो पाकिस्तान वाले हैं, ये पाकिस्तान वाले भारत से दुश्मनी की बिना पर हमसे अलग हुए हैं। और ये जो सेंटिमेंट है, ये सेंटिमेंट ना तो श्रीलंका में है, ये सेंटिमेंट ना तो मालदीव्स में है, और यह सेंटिमेंट ना ही अफ़गानिस्तान में है। क्योंकि अफ़गानिस्तान वाले जो हैं अपने आप को बहुत पुरानी एक सभ्यता मानते हैं, और उनका ये मानना है कि भाई वो उतने ही पुराने हैं जितनी कि ये भारतीय हिंदू सभ्यता जितनी पुरानी है, उतने ही वो पुराने हैं। अब टेक अवे अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स हियर और देयर, इधर उधर मान लीजिए कोई 1000 साल इधर उधर का, बड़े इतना लंबा जो समय होता है उसमें इतना मैटर नहीं करता। कहने का अर्थ ये है कि उनका जो है एक कॉन्फिडेंट रूटेड नैरेटिव है अफ़गानिस्तान वालों का। लेकिन ये जो बांग्लादेशी हैं और ये पाकिस्तानी जो हैं, इनके साथ में यही गलती हो रही है कि आप ये समझिए कि बांग्लादेशियों का अपना कोई नैरेटिव नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, पूरा पाकिस्तान का ही ये पार्ट थे, बने भी पाकिस्तान थे, ये ईस्ट पाकिस्तान था, और जो आज पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान था। और दोनों की आधारशिला केवल और केवल हिंदू घृणा पर रखी गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हिंदू घृणा यहाँ मौलवियों ने 600-700 साल मदरसों में पढ़ाई, और उस मदरसों की शिक्षा के आधार पर, और एक अशराफिया वर्ग जो यहाँ पर था सुविधा भोगी, उसका जो नैरेटिव था कि साहब की राज तो हम ही करेंगे, दूसरा कोई राज कैसे कर सकता है, और इसको लेकर वो उन्होंने पूरे मुसलमान जो छोटे लोग थे, यानी कि अजलाफ और यानी पसमानदा जिनको बोलते हैं, अजलाफ और अरजाल, उनको भड़काया, उनसे तो कराए दंगे, और ख़ुद जो उनके अधिकार क्षेत्र में थे जब वोटिंग हुई, क्योंकि वोटिंग में जिनके पास ज़मीन थी या जो इनकम टैक्स पेयर थे, जिनके पास कोई स्पेशल अख्तियार थे, जिनको स्पेशली वोट देने का अधिकार दिया गया था, इसी प्रकार के लोगों ने वोट दिया। जो ये मानिए कि कुल जो पॉपुलेशन थी उसकी 15% पॉपुलेशन ने वोट दिया था 1946 के और 1945 के सेंट्रल असेंबली इलेक्शन में, 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में। इन्होंने एक सिरे से पाकिस्तान चुना, और न केवल पाकिस्तान चुना बल्कि इन्होंने जो इनके मुक़ल्लिदीन थे, यानी आप जानते हैं इस्लाम में तक़लीद नाम की एक चीज़ होती है, और जो पसमानदा हैं उनको अशराफियों की तक़लीद करनी होती है, नहीं तो अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाते हैं, तो इसलिए उनके पास कोई और चारा नहीं होता। वहाँ बहुत डरना पड़ता है अल्लाह से। एक ही ज़िंदगी है, एक ही ज़िंदगी में अगर आप अल्लाह से डरेंगे नहीं तो पता नहीं क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल देंगे। साइकोलॉजी समझिए, ये हिंदुओं की तरह की साइकोलॉजी नहीं है जो आप जन्म जन्मांतर तक, जब तक आपका मोक्ष ना हो जाए तब तक आपको आना जाना है, इसलिए आप बहुत अधिक परवाह नहीं करते कि खैर कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर लेंगे। तो इस प्रकार की मानसिकता के जो दो देश हैं, मेरा यह विनम्र निवेदन है सभी से कि आप श्रीलंका को इस विधि से जीत सकते हैं,
उनका दिल जीत सकते हैं, आप अफ़गानिस्तान का भी जीत सकते हैं, मालदीव का भी जीत सकते हैं, अरबों का भी जीत सकते हैं और ईरान का भी जीत सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान और बांग्लादेश का नहीं जीत सकते। अब यह बात हमारे जो नीति नियंता हैं वो कितना समझते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये मैं अवश्य जानता हूँ कि वे पाकिस्तान और बांग्लादेश के विषय में लगातार गलतियाँ करते रहे। बांग्लादेश को तो उन्होंने केवल ये समझ लिया कि यदि सरकार हमारे साथ में दोस्ताना ताल्लुक़ रखती है तो हम जनता को भी उसी तरह से मैनेज कर लेंगे। उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि पाकिस्तान वहाँ पर जिहादी तत्वों को उकसा रहा है तो कोई बांग्लादेश नेशनलिज्म का भी अलग से कोई नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाए या बांग्लादेश की सरकार को वो नैरेटिव बनाने में किसी प्रकार की सहायता की जाए। हैंड्स ऑफ पॉलिसी का यह नतीजा हुआ कि जब वहाँ पर यह विद्रोह हुआ तब भारत जो है एक तरह से कॉट ऑफ गार्ड हो गया। इसलिए मेरा यह मानना है कि यह चावल की राजनीति हमें किसी भी प्रकार से कोई लाभ नहीं देने वाली। इनके साथ में आपको इकोनॉमिक ब्लॉकेड वाली नीति ही अपनानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त इस पर किसी भी प्रकार का तुष्टीकरण जो है वहाँ पर आपकी कमज़ोरी के रूप में देखा जा रहा है, जो उल्टा पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।